अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस रिकॉर्डिंग में हम मुख्तसरन कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस का जो कोर्स है और फ्यूचर में इससे सिमिलर जो कोर्सेज होंगे उसको अटेम्प्ट करने के हवाले से गाइडलाइन कर सकें। बच्चे पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, ये बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरीज क्या क्या हैं या कौन से टाइप्स के हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि 10 यानी 40 मार्क्स का आपका फाइनल एग्जाम होता है जो आपका सर पे है। आज से ठीक 10 दिन बाद आपका 6 तारीख को 16 तारीख को एग्जाम है और आज 4 तारीख है। पूरे 12 दिन आपके पास मौजूद हैं। तो इन 12 दिनों को आप अगर इफेक्टिवली यूज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। बहुत अच्छा हो सकता है कि आप इस टाइम को यूज करें और इसके नतीजे मार्क्स ले सकें। उसके लिए ये लिंक मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, इम्तिहान में कामयाबी। जब फर्स्ट ईयर कॉमर्स में मैंने क्लास में और बकौल उस वक्त के प्रिंसिपल के कॉलेज की हाईएस्ट मार्क्स लिए थे। और ये वो टाइम था 2006-07 का टाइम था, जिसमें सुबह में मदरसा पढ़ता था, आलिम कोर्स जिसे हम कहते हैं, दरस नामी। दोपहर में वालिद साहब के साथ थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा था। इंटर कॉमर्स उस वक्त शुरू हुआ और इंटर कॉमर्स में जाके पता चला, जो अभी मैंने पिछली रिकॉर्डिंग कराई है जिसमें मैंने बताया कि मुश्किल दौर आया 2003 से 6 का, कि जिसमें बिजनेस सारे लॉस हो गए। मल्टीपल बिजनेस करने की कोशिश की, वो नाकाम हुए। फिर ऑयल का जो अभी बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, जो वालिद साहब के इंतकाल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर चलने की कोशिश करूंगा, उसमें जो है वो एक मामला ऐसा आया कि यानी पता चला कि लॉस होते क्यों हैं। सही। तो लॉस होने की वजह ये होती है कि अकाउंटिंग सिस्टम्स नहीं होते, फेंसिंग सिस्टम्स नहीं होते। तो इंटर कॉमर्स बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ने का मौका मिला, क्योंकि प्रैक्टिकली पता था लॉस हुआ है। और वो लॉस क्यों हुआ ये इंटर कॉमर्स में जाके पता चला। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जो कि जाहिर सी बात है हर एक का नहीं हो पाएगा, तो उसके साथ साथ कुछ मेथड भी यूज किए थे। वो मेथड आपको इस मजमून के अंदर मिल जाएंगे। और ये लिंक ऑलरेडी मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कर दिया था, और अब मैं जो है आपके जो MS टीम्स का जो है वो उसमें भी लिंक शेयर कर रहा हूँ। और अगर मौका मिला तो हो सकता है मैं यूट्यूब रिकॉर्डिंग जो अपलोड कर दूँ उसमें भी ये इम्तिहान के मजमून के हवाले से शेयर कर दूँ। ये मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा बिल्कुल मजमून की तरह, बल्कि आप लोग खुद पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना होगा। पढ़ना कोई बात नहीं। तो ये ब्लॉग पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ मजामीन हैं, कुछ मजामीन इस पे मजीद आ सकते हैं अगर कोई साथ देने वाला हो इंशाल्लाह। तो ये चीजें हैं। इसमें बताने का मकसद क्या था कि आप एग्जाम की तैयारी अगर अभी से शुरू करेंगे, इसमें मरहले वाइज करेंगे, तो अभी पूरे 12 दिन हैं, तो इसको मरहला नंबर 1 शुमार कर लें। फिर मरहला नंबर 2 जो है वो आप 6 दिन बाद का रख लें। मरहला नंबर 3 जो है वो आप एग्जाम से एक दिन पहले का रख लें। तो इस तरह जो है वो आपको आसानी हो जाएगी तैयारी के लिए, इससे एक सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल अगर नहीं हासिल करना चाहें तो भी कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि सबने आगे बढ़ना हो, कुछ लोगों को पीछे रहने का भी शौक होता है, और हर बंदा हर काम का नहीं होता। तो कुछ लोग जो है वो पढ़ाई के हवाले से इतने काम के नहीं होते, वो फिर नकल तो इंशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह का रुझान नहीं है, अल्लाह करे हो भी नहीं। और जो इंटर कॉमर्स वगैरह जिनके बच्चे इस तरह कर रहे हैं और वो उनको नहीं रोक रहे हैं, और वो भी उनकी नकल में बराबर के शरीक हैं, तो रियल लाइफ ने फिर ये साबित किया कि वो रियल लाइफ में भी नकल चोर ही है, तो उनके बच्चे भी फिर नकल चोर ही होंगे। तो वो चोरी का इल्जाम दूसरों सर हमारी यूनिवर्सिटी में भी पर नकल लगाता होती हूँ। है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे, आपकी यूनिवर्सिटी में नकल होती है तो ये तो बड़ा शॉकिंग जो है वो है। हाँ, नकल के केस मैंने एक पकड़ा था और उसको जो है लेकर गए थे एग्जामिनेशन तक, तो मेरा ख्याल है कि यस वो सर। डिस्qualified तो हो गया होगा। तो नकल नो भी होती नो है, और सर, बहुत मार्क्स अच्छी दे देते हैं। पॉइंट आउट की। हम्म। जी तो जी। उसके बाद जो है फिर बहरहाल उसके केसेस भी बनते हैं, उनको बाकायदा जो है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उनको फेल भी किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। और करते हैं बाज ढीठ है। ये नहीं, एक जगह पढ़ा था कि दुनिया में 5% लोग ऐसे होते हैं कि जितना खराब एनवायरनमेंट हो वो सही रहेंगे। 5% ऐसे होते हैं जो जितना अच्छा एनवायरनमेंट हो उन्होंने खराब ही रहना है। तो ये 5% वो लोग हैं कि जो अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट भी इनको मिल गया, ये खराब रहने को इन्होंने तरजीह दी। और 5% अच्छे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी मेरी मिसेज B.Ed का एग्जाम दे रही है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से, कोरंगी में उनका सेंटर पड़ा है। तो वो माशाल्लाह नकल नहीं कर रही, तो बाकी लोग जो है वो कुछ तो तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग उन्हीं के दुश्मन हो रहे हैं कि आप नकल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पूरे नकल के एनवायरनमेंट होने के बाद भी ऐसा होता है कि जिन्होंने नहीं करनी होती, जिन्होंने सच्चाई के साथ काम करना होता है, वो जो है सच्चाई के साथ काम कर रहे होते हैं। जिन्होंने नकल करनी होती है या अपने बच्चों को करने देनी होती है, वो नकल चोर होते हैं। वो रियल लाइफ में भी दूसरों की प्रोडक्ट की नकल कर रहे होते हैं, ट्रेडमार्क नकल कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला उनको यहाँ दुनिया में आखिरत में भी इंशाल्लाह। तो बहरहाल
इस हवाले से जो है ये मजमून आपके सामने है, अपनी तैयारी करेंगे तो अच्छा करेंगे। हाँ, पेपर के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो एक इस्लामिक फाइनेंस का जो है असाइनमेंट मैंने आपको दिए, मैं ये यहाँ दिखा देता हूँ यहाँ स्क्रीन पे। ये जो है ये इम्तिहान में कामयाबी का मजमून का लिंक है। इससे पहले ये हमारी आखिरी क्लास है, तो सुनो दिल से भाइयों वाला, जरूर सुन लीजिएगा, इमोशनल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी तरफ मैं लेकर आना चाह रहा हूँ वो ये वाला है। ये आपके 10 मार्क्स पक्के हैं अगर आपने इसको सही तरह पढ़ा, और जो मैं अभी रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ इंस्ट्रक्शंस, उनको सही तरह समझा। रीडिंग टास्क बिफोर नेक्स्ट क्लास या बिफोर दी एग्जाम। अब नेक्स्ट क्लास तो होगी नहीं, अब एग्जाम होगा। तो ऑलरेडी मैं आपको फिजिकल क्लास में या पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि मुराबहा का मतलब क्या है, लेकिन अब जो मैंने लिंक दिया है उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जिस बंदे ने लिखी है वो एक तरफ पीएचडी डॉक्टर है, डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी, मुफ्ती तकी साहब बेटे हैं। लेकिन सिर्फ बेटा होना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो इनकी खास बात नहीं है। इनकी खास बात ये है कि वो एक तरफ मुफ्ती हैं, दूसरी तरफ वो खुद भी मुफ्ती हैं, मुफ्ती इमरान अशरफ उस्मानी, दूसरी तरफ पीएचडी डॉक्टर भी। अब जो है वो खुद बैंकिंग सेक्टर में है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर के बड़े बड़े इदारों में उनको जो है वो उनसे खिदमत ली जाती है, उनका उनसे काम लिया जाता है। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया और आखिरत में। अब बाज लोग इस्लामिक बैंकिंग पे एतराज करते हैं कि तुम हराम खा रहे हो क्योंकि तुम इस्लामिक बैंकिंग में काम करते रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं अगर हराम खा रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि हराम की जो है वो नौबत आए। लेकिन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को तो, जिन लोगों ने एतराज किया है कि इस्लामिक बैंकिंग सही नहीं है, वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तो अदब करते हैं। इसका मतलब है वो एतराज कर रहे हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हराम खा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हो जाए तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लड़े सबसे पहले तो। फिर इसी तरह उनके बेटे हैं डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब, इनकी किताब जब ये आप लिंक से डाउनलोड करके पढ़ेंगे, और मैं कहूंगा कि डाउनलोड करके रखें, ये आपको काम आएगा। अभी इसमें तो आपको 4-6 चैप्टर ही सिर्फ पढ़ने हैं, लेकिन जिंदगी में आपको काम आएगा जब आप पार्टनरशिप करने जाएं। तो इसमें मुशारका का चैप्टर जो आपने अभी एग्जाम के लिए पढ़ा होगा ये वाला, जैसे ये बिजनेस पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 10, ये जो है मुशारका है। इसी तरह मुदारबा जो है चैप्टर नंबर 11 है। तो आप पार्टनरशिप करने जाएं उससे पहले ये वाला चैप्टर पढ़ लें, तो आप अच्छा सा कोई एग्रीमेंट बना सकेंगे स्टाम्प पेपर पे, ताकि वो लिखा हुआ होगा तो बाद में बोलने वालों की कोई हैसियत नहीं होगी। बैंक में हमने एक बात सीखी थी कि लिखतम के आगे बख्तम की कोई हैसियत नहीं, लिखा हुआ जो है उसके आगे बोले हुए की कोई हैसियत नहीं है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रही है, इसको आप अपने पास डाउनलोड कर लें, इसको अपने पास डाउनलोड कर लें। और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट एक क्लिक करना है, इतना आसान काम। अच्छा ये यहाँ से चले, अच्छा हुआ हमने डायरेक्ट डाउनलोड करके देख लिया। तो ये मुश्किल पेश आ सकती है आपको इस तरह डाउनलोड करने में, तो मैं डिटेल तरीका बता देता हूँ। इसमें आप जाएंगे मीजान बैंक की वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ मिलेगा एक अदर नॉलेज सेंटर। नॉलेज सेंटर का मतलब क्या होता है कि आपके इल्म के लिए, आपको इस्लामिक बैंकिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, आप हराम हलाल का फतवा लगाने वाले होते कौन है जब आपको इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है, जाहिल है, तो आपको अपनी जहालत का भी नहीं पता कि आप इस्लामी बैंकिंग को हराम कह रहे हैं, आपको जहालत का भी नहीं पता। तो इसको कहते हैं अरबी में जहले मुरक्कब, कि ऐसे जल जिनको भी नहीं पता अपनी। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप पढ़ें, जिसको आप पढ़ना चाहें पढ़ें, जिनको समझना चाहें समझें। और अगर इस्लामिक बैंकिंग के मुखालिफ उलमा को पढ़ें अच्छी बात है, तो लेकिन ऑल्टरनेट कोई सिस्टम दें। आप खुद, जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है अभी रिसेंटली, वो खुद जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, रोना रोना रोते रहते हैं कि हमारे बच्चों पे जादू हुआ है, हमारे बच्चों पे ये हुआ। बेसिकली आपकी बेवकूफियां हैं जिनकी वजह से आप पीछे हैं। अल्लाह के हाथ में है सारी चीजें। लेकिन ये कहूंगा कि अपनी गलतियों को भी तो पहचाने, अपनी गलतियों को भी तो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप इल्म हासिल किए बगैर इस्लामी बैंकिंग को सूद कह रही हैं, हराम कह रही हैं, तो ये चीज तो बड़ी गलत बात है। किसी हलाल चीज को हराम कहना इतनी सख्त बात है कि इसके बारे में कुरान मजीद बड़ी सख्त बात कहता है। अगर यकीन ना आए, सूरह तहरीम 28वां पारा आखिरी सूरत है, वो पढ़ लीजिए। उसका तर्जुमा तफसीर ये कुरान लाइब्रेरी से या कहीं से भी पढ़ लें। उसमें कहता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। ए नबी, तुम उस चीज को हराम कैसे कर सकते हो, उस चीज को हराम कैसे कह सकते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की। तो इस्लामी बैंकिंग को जो हराम कह रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपनी एक्सपर्टीज पैदा करें कि वो हलाल और हराम की बात कर सकें। अदरवाइज हराम को हलाल कहना इतना ही बुरा है जितना हलाल को हराम कहना। सही है? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जो चीज अल्लाह ने हराम हलाल की है आप उसको हराम कह कैसे सकते हैं।
उसकी तफसीर पढ़िएगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुछ तनावुल किया था, शहद किया था या जो भी, तो उनके बाद अज़वाज मुताहरात ने उसको तबसरा किया और उसके बाद एक पूरी वो आप खुद तफसीर जिसको भी लाइक करते हो, डॉक्टर इसरार है, मुफ्ती उस्मानी है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी है, और कंजुल अमाल और पता नहीं सारी जो है ना वो तफासिर मौजूद है। उसको जो है वो ई कुरान लाइब्रेरी, बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होगा, मैं यहाँ उनको आसान कर देता हूँ। खास तौर पे उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो ई कुरान लाइब्रेरी, ये नहीं जो जिस तरह किसी हराम चीज को हलाल करना आसान नहीं है, इसी तरह हर चीज को हराम करना भी बहुत मुश्किल काम है। और ऐसा आप करते हैं तो आखिरत में जवाबदेही के लिए तो इंशाल्लाह तैयार हो जाएं। और अगर कम अकली और कम इल्मी की बुनियाद पे करते हैं तो इल्म तो बढ़ाया जा सकता है ना। ये आपके सामने ट्रांसलेशन मौजूद है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगा तफसीर के अंदर जाएं। जैसे ये तफसीर इब्न कसीर है, तदब्बुरुल कुरान है, मारिफुल कुरान, ये जिन लोगों ने एतराज किया वो उनको मानते होंगे, तो वो इनको पढ़ लें और किसी को पढ़ लें। सही है, मौलाना तकी उस्मानी साहब को अगर वो मानते हैं अच्छी बात है, नहीं मानते तो उनके वालिद साहब मुफ्ती शफी उस्मानी साहब को तो मानते हैं, इसकी तफसीर पढ़ लें। और सूरह तहरीम की आयत नंबर यानी सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 की तफसीर पढ़ लें। सही है, तफहीमुल कुरान को तो वो लोग मानते नहीं है, लेकिन जो मानते हैं वो इसको पढ़ लें। तो और जो तफहीमुल कुरान की खास बात है वो दूसरों में आपको नहीं मिलेगी। इनकी माशाल्लाह जो फहम है, इनका जो समझ है, वो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के जैसा मैं पिछली रिकॉर्डिंग में कराया, डॉक्टर नसीम सरवर को कराया, तो ये सब वो लोग हैं जो तफहीम कुरान पढ़ के जो है जिनको इल्म का कुरान का फहम आया, समझ आई। तो इस रिकॉर्डिंग के तवसुत से मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स खास तौर पे और मुतरिजीन है वो आमतौर पर इस चीज को जहन में रखें कि किसी के कहने से कोई चीज हलाल या हराम नहीं हो जाती, खास तौर पर जाहिलों के कहने से। आलिमों के कहने से कोई चीज हराम या हलाल होती है, लेकिन जब उसके पीछे दलील हो और किसी जायज जरूरत का आप कोई अल्टरनेट नहीं दें, तो इसका मतलब पता है क्या है? आप ये दावा कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग जायज नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इस्लामिक बैंकिंग अगर जायज नहीं है तो बैंकिंग भी जायज नहीं है सिरे से। वो तो जाहिर सी बात है, बदरजा आतम नहीं है। ऐसे लोग बिल भरवाने के लिए बैंक जाते थे कभी? चेक कराने, चेक विड्रॉ करने के लिए वो या उनकी नुमाइंदा बनते हुए कोई बंदा जाता है बैंक? वो क्यों जाता है? जायज नहीं है तो इतना जायज जगह पे कैसे जा रहा है? इसमें तो थोड़ा सा भी जाना इतना आसान नहीं होना चाहिए। और फिर जो उलमाए किराम उसको जायज करार दे रहे हैं उनके दलाइल देखें, जो नाजायज करार दे रहे हैं उनके दलाइल देखें, और उन उन उलमाए किराम पर लाजिम है कि वो अल्टरनेट दें। क्योंकि अगर वो अल्टरनेट नहीं देते तो इसका मतलब ये होगा कि एक बंदा तिजारत करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप तिजारत करना चाह रहे हैं, आप जो है वो यहाँ से फैसलाबाद पैसे देने जाना है, तो अब आप एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहें बैंकिंग चूंकि सारी हराम है, बिल्कुल हराम है, तो मैं जेब में पैसे रख के या अंदर बगल में जो है पैसे छुपा के मैं जो है जाऊंगा फैसलाबाद, उस बंदे के हाथ में पकड़ा के आऊंगा, क्योंकि बैंकिंग चैनल मुझे यूज नहीं करना। दूसरा तरीका आज का है, रास्त पेमेंट के जरिए आपने ऑनलाइन कर दिया, खत्म हो गई बात, ना 1 रुपया लगा ना कोई कहानी लगी, तो बैंकिंग यूज तो हुई। अब जो लोग बैंकिंग को मुकम्मल हराम करार दे रहे हैं और अपनी पस्तियों का जिम्मेदार जो है फिर वो जादू टोने पे जाते हैं कि हम पर जादू है, वो बेसिकली जादू अकल पे है कि इतनी कम अकली जो है वो वाली बातें कर रहे हैं, समझ भी अकल भी नहीं है। तो बहरहाल जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे। बाकी इस पे जाएंगे, मीजान बैंक की पब्लिकेशंस पे हम गए, नॉलेज सेंटर में पब्लिकेशंस पे जाके यहाँ पर जो है ये लिंक, इसका गाइड टू इस्लामिक बैंकिंग, ये यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। और मैं रिकमेंड करूंगा आप में से हर एक इसको डाउनलोड करके रखे, क्योंकि ये वो किताब है आप कल को किराएदारी का, अच्छा तो मामला कराए पे रहते रहेंगे तो, या अपना घर किराए पे देंगे कभी, या ऐसी फालतू छोड़ के जाया करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, उनसे मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो जो है वो इसको पढ़ लें। इसमें इजारा जो है वो रेंट के उसूल और ज़ाब्तों का मामला है। सही, रेंट का मामला तो आप लोग करते ही है ना, कहीं ना कहीं जाके जो है वो रेंट की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को बेहतर अंदाज में करने के लिए जो है वो आप इजारा पढ़ लें। इसी तरह कभी जिंदगी में ढंग से कारोबार करना हो, पार्टनरशिप करनी हो, तो मुशारका का चैप्टर पढ़ लें। सही है, कहीं जो है वो ढंग से बिजनेस करना हो, मुजारबा मुशारका का चैप्टर पढ़ लें, मुराबा का पढ़ लें। तो ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी मुफीद हो सकती हैं अगर आप हासिल करना चाहें तो। लेकिन अगेन वही बात है कि हम तो माइल करम है, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रुए मंजिल ही नहीं। तो अभी जो स्पेसिफिक क्लास है मेरे सामने, मैं उसको गाइड करने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि नमाज का टाइम होने वाला है।
तो ये आपके सामने ये इसकी जो है वो आ गई, पेज नंबर 5 पीडीएफ, पेज नंबर 5 पे आपके पास ये फहरिस्त अब आ गई, फहरिस्त आ गई उसकी। तो ये जो है ये ऑलरेडी मैंने आपको यूट्यूब अपना जो वो दिया है, व्हाट्सएप किया था, उस पे जो है ये ऑलरेडी आपको मेंशन किया गया है। मुराबा जैसे ये है चैप्टर नंबर 13। तो ये कहाँ पर है चैप्टर नंबर 13? ये अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13, ये रहा मुराबा। सही, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन तो मैंने कर दी, जो जिनको कोई 10 में से 1-2 मार्क्स लेने होंगे उनकी लेंगे। कम से कम आधे सफे का ये एक सफे का होना चाहिए, हेडिंग्स के साथ होना चाहिए, सब हेडिंग्स के साथ होना चाहिए। जैसे डिफिनेशन के 3 कंपोनेंट है, कौन से हैं वो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उसकी सब हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सही, अलग अलग से है, ये जो ये सवाल है, आप दुनिया का सबसे बेहतर है। आप यदि हम बात करते हैं तो इजारा जो है किराएदारी का मामला है, करते हैं वो किराएदारी के मामले के अंदर गलत काम करते हैं या नहीं करते। जो पार्टनरशिप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो मुशारका मुजारबा का चैप्टर पढ़ लें। सही है, उसके बगैर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सूदी मामला होंगे, जो कि प्रैक्टिकली मुझे अंदाजा है कि जो हमारे बिजनेस लॉस हुए थे बहुत दीनदार थे हमारे बहुत सारे अकाबिर, लेकिन उन्होंने गलतियां की एग्रीमेंट्स करते वक्त। उनको पता ही नहीं था कि ये सूदी मामला कर रहे हैं और वो सूदी मामला कर रहे थे। लेकिन चूंकि वो बैंक में नहीं था, वो एक बाजार में था, और बाजार तो हमारी नजदीक बहुत अच्छी जगह है और बैंक बहुत बुरी जगह है। तो बैंक में शरिया के कंप्लायंस डिपार्टमेंट, शरिया एडवाइजरी डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, शरिया बोर्ड, RSBM, शरिया ऑडिट, इन सब की मौजूदगी में जो काम होगा वो गलत होगा, वो हराम खा रहे होंगे। 20 मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में हराम खा रहे होंगे। और मार्केटों में जो आप गलत काम कर रहे होंगे वो पूछेंगे भी नहीं मुफ्तियान किराम से, और बाद में जो है वो इल्जाम देंगे कि चूंकि इस्लामिक बैंकिंग है तो वो जो है वो सूद है। और आप तो खुदारा इस चीज को माने, इसको समझे। तो बस इसको मैं वही वाइंड अप की कोशिश करता हूँ। 10 मार्क्स आपको चाहिए तो ये चैप्टर्स आपने ढंग से पढ़ने हैं, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, 1 आध मार्क्स के लिए आप इसकी डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। अच्छा, ये वर्सेस का जो मैंने लिखा है, डिफरेंशिएशन की बात है कि ये इस्तिस्ना और सलम में डिफरेंशिएशन करें, तो अब इसके लिए आपको दोनों चैप्टर्स पढ़ने होंगे। जो 2 वर्सेस वाली बात है, इसके लिए आपको मैं कहूंगा कि आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे। टेबल फॉर्म में मतलब एक तरफ इस्तिस्ना, प्राइस के एतबार से इस्तिस्ना में फ्लेक्सिबिलिटी है, सलम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फुल पेमेंट एडवांस में होनी चाहिए, और हदीस मुबारक में सलम का तज़किरा है जो इस्लामिक बैंकिंग में भी होता है। तो अब जो लोग नहीं जानते उनको सलम भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ये किताब डाउनलोड रखें। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो अभी हमने कवर नहीं किए। ये आपके लिए जिंदगी में बड़े काम में आने वाले हैं। एक वैसी मजाक में इसको पढ़िएगा, एक शौकिया पढ़िएगा, आपको बड़ा काम आएगा। लेकिन फिलहाल एग्जाम तक आप ये चैप्टर्स लाजमी पढ़ लें। अच्छा जी, रिमेनिंग जो हमारे चैप्टर्स हैं वो अल्लाह आपका भला करे। एक चैप्टर है हमारा, एक चैप्टर है आपके बाकी जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस, चूंकि कन्वेंशनल पैराडाइम में लिखी गई बुक है, अमेरिकन स्टाइल की, अगेन उस पर भी काम किया जा सकता है, और उस पर जो काम करने वाले हो मेरे साथ मिलकर करना चाहें तो एक ढंग का काम किया जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस विद इस्लामिक पर्सपेक्टिव एक बुक मेरे जहन में है, तो वो लिखी जा सकती है। कि जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन हमने पढ़ी थी, उसका इस्लामिक वर्जन मैंने तो पढ़ा दिया था आपको, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं वो बेचारे मुस्लिम हैं, लेकिन उनको पता है कि इसका इस्लामिक ऑल्टरनेट भी है, या है तो उनकी वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो दरस निज़ामी नहीं किया हुआ, आलिम कोर्स नहीं किया हुआ, मुफ्ती कोर्स नहीं किया हुआ, जो अल्लाह ताला ने मुझसे करवाया है। तो बाकी वो चीजें एक्सपर्टीज हर एक के पास नहीं है। तो मेरे जहन में किताब का आइडिया है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस विद इस्लामिक पर्सपेक्टिव। तो जो आप में से मेरे साथ उसका को ऑथर बनना चाहे, टाइम देना चाहे, वो आ जाए, बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर ले। बाद में रिकॉर्डिंग सुनने वालों में से कोई जो है वो अगर चाहे तो वो कमेंट्स में लिख दें, और फिर इंशाल्लाह अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा ताकि फिर कांटेक्ट करना इजी हो जाए। तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंस के 3 चैप्टर्स न्यूमेरिकल्स हैं, फंडामेंट बॉन्ड्स वैल्यूएशन 10 मार्क्स, जिसको इस्लामिक बॉन्ड या सुकूक वैल्यूएशन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी तरह जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ाया गया है। इसी तरह स्टॉक वैल्यूएशन, सही, स्टॉक वैल्यूएशन यानी आप शेयर्स मार्केट को डील करना सीख लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप एक्चुअल फाइनेंशियल मैनेजर का जो काम है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैनेज करना है। तो ये तीनों चैप्टर से 10-10 मार्क्स का एक एक सवाल आएगा। न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी अगर जो है ये इस्लामिक का होगा, तो इसलिए इस मार्क्स को सिक्योर करें। तो यहाँ नमाज का टाइम करीब है, तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ।
और आधे घंटे की ब्रेक है, उसके फिर हम जो है वो आगे रिमेनिंग जो है वो अटेंडेंस वगैरह की तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही, नमाज का टाइम यहाँ हो रहा है, 1:45 नमाज है, तो मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। आप लोग भी आधे घंटे